अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कैरियर 360। आज की ये वीडियो रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के बारे में है कि रिमोटली मॉनिटरिंग अगर हमने करना हो, रिमोटली कम्युनिकेट करना हो डिफरेंट इक्विपमेंट के साथ, डिफरेंट हार्डवेयर के साथ, तो उसको किस तरीके से किया जा सकता है या कौन कौन सी ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो कि रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वैसे तो रिमोट मॉनिटरिंग एक बहुत ही एडवांस लेवल की एक टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, जिसमें आप, अगर मैं इंजीनियरिंग के स्पेसिफिक इंजीनियरिंग में बात करूं, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इससे रिलेटेड जितनी भी जो इंजीनियरिंग्स हैं, अगर उसके अंदर रहते हुए मैं रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल या रिमोट मॉनिटरिंग कम्युनिकेशन के सिस्टम की बात करूं, तो उसमें आपका जो डिफरेंट इक्विपमेंट है या डिफरेंट हार्डवेयर है उसको आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। आप अपने कंप्यूटर से उसको एक्सेस कर सकते हो, आप अपने सेल फ़ोन से उसको एक्सेस कर सकते हो, आप जो करंट पैरामीटर्स चल रहे हैं आप उनको व्यू कर सकते हो, आप उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हो, आप फॉल्ट शटडाउन और ट्रिपिंग्स जो हैं उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हो, उनके आप अलार्म ले सकते हो रिमोटली। मतलब आपकी एक साइट है, वो व्हाट्सएवर वर्ल्ड वाइड दुनिया में कहीं भी अगर वो साइट आपके ऑपरेशनल है, चाहे वो आपके ट्रांसफार्मर्स हैं, चाहे वो आपका एक कोई और एक जो सब स्टेशन का इक्विपमेंट है, चाहे वो आपके पावर जनरेशन प्लांट्स हैं, चाहे वो आपका प्रोटेक्शन रिलेज हैं, या आपके वो कंट्रोलर्स और पीएलसीज हैं, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जो कि डिफरेंट टाइप्स के जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे वो ऑपरेशन का एक्शन है, चाहे वो मॉनिटरिंग का है, चाहे प्रोटेक्शन का है, चाहे सेफ्टीज़ का है, चाहे कंट्रोलिंग का है, किसी भी तरह का वो काम कर रहा है तो आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। वो आपके एचवेक के चिलर्स भी हो सकते हैं, वो आपकी मोटर्स भी हो सकती हैं, वो आपके मोटर स्टार्टर्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है। तो उस इक्विपमेंट को जब आप रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसको इस साइट से दूर बैठ के कहीं इसको ऑब्ज़र्व कर सकूं, या ये जब भी कोई फॉल्ट अकर हो, कोई इवेंट्स अकर हो, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको एक डेडिकेटेड सिस्टम के ऊपर या एक डेडिकेटेड ईमेल्स के ऊपर आपको फौरी तौर पर मिल जाए। तो ये तमाम जो चीज़ों को किसी दूसरी जगह से एक्सेस करने का नाम रिमोटली मॉनिटरिंग कहलाता है। तो रिमोट मॉनिटरिंग के साथ साथ कुछ आपको ऑप्शन आप कंट्रोल की भी ले सकते हैं, आप उस सिस्टम को ऑपरेट भी कर सकते हैं। जब आप उस सिस्टम को ऑपरेट भी कर सकते हो, उसकी इनपुट और आउटपुट्स की चेंजेस भी कर सकते हो, तो वो कहलाता है रिमोट कंट्रोल। तो दो डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, रिमोट मॉनिटरिंग एंड रिमोट कंट्रोल। तो अगर आपके पास रिमोट मॉनिटरिंग का सिस्टम है तो वो सिर्फ आप मॉनिटर कर सकते हैं, आप उसमें कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास रिमोट मॉनिटरिंग प्लस कंट्रोल की ऑप्शन है, यानी वो सिस्टम आपको ये अलाउ करता है कि यू कैन मॉनिटर एज वेल कंट्रोल, देन आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये आपके अपने हाथ में होता है, यानी आप उसकी सिर्फ कंट्रोलिंग लेना या देना चाहते हैं, या सिर्फ मॉनिटरिंग लेना या देना चाहते हैं, या दोनों जो ऑप्शन हैं वो देना या लेना चाहते हैं। तो दोनों ऑप्शन, एक जो जो कमीशनिंग इंजीनियर है वो इस हवाले से उसको डिज़ाइन कर सकता है, वो प्रोविज़न दी जा सकती है। उसके साथ साथ जो कंट्रोलिंग वाला ऑप्शन है उस पर आप मल्टी लेवल के पासवर्ड्स भी लगा सकते हो, आप उस पर इनिशियल लेवल की जो सेटिंग्स हैं उसको अलाउ कर सकते हो, आप उस पर जो मिडल लेवल की जो सेटिंग्स हैं आप उसको अलाउ कर सकते हो, आप उस पर एक्सपर्ट लेवल या एडवांस लेवल की कुछ सेटिंग्स होती हैं आप उसके ऊपर डिफरेंट पासवर्ड लगा सकते हो। इसका मकसद ये है कि ये लिमिटेड जो ऑप्शंस हैं वो एक स्पेसिफिक जो अथॉरिटी है उसके पास होनी चाहिए, ताकि हर किसी के पास वो जो जो सेंसिटिव जो सेटिंग्स हैं जिसके डिस्टर्ब होने से आपका जो पूरा इक्विपमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो आप वो वाली जो ऑप्शंस हैं वो एक स्पेसिफिक पासवर्ड के ज़रिए एक्सपर्ट बंदे को ही दे सकते हैं। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम के होता क्या है। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सा ऐसा हार्डवेयर होता है जो जिसकी मदद से आप किसी भी इक्विपमेंट की रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोल को एक्सेस करना चाहें या डिज़ाइन करना चाहें या उसको अचीव करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं।
तो इस तरह का आपके पास सिस्टम होता है। आप अपनी एलसीडीज के ऊपर बैठकर आप उसको रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं। आपके पास वो डिफरेंट तरह की एचएमआईज भी हो सकती हैं, जिसको ह्यूमन मॉड्यूल इंटरफेस कहते हैं जो, और आपके पास एलसीडीज भी हो सकती हैं और डिफरेंट तरह की स्क्रीन्स भी हो सकती हैं। और आप उनको इन स्क्रीन्स की मदद से यहाँ पर आपके पास डिस्प्ले आता है और आप उसको जो मॉनिटर करते हैं। सबसे पहले जानना यह बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी मशीन को जब आप रिमोट मॉनिटरिंग या रिमोट कंट्रोल के लिए एक्सेस करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको उसके साथ हार्डवेयर को कनेक्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपके साथ उस सिस्टम को, उस मशीन को या उस इक्विपमेंट के साथ आपको कोई ऐसा हार्डवेयर कनेक्ट करना होगा जो वो डेटा वहाँ से गैदर करके किसी दूसरे सिस्टम पे ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, तो वहाँ से जो डेटा उठाने का जो सोर्स होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसमें आपके सामने अगर स्क्रीन में देखेंगे तो RS-232 एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, RS-485, RS-422 और कैन प्रोटोकॉल है, USB भी इस्तेमाल होती है और RJ11 और RJ45। अच्छा, इन तमाम में जो सबसे ज़्यादा जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो RS-485 है, वो RJ45 है और RS-232 है। ये तीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल्स हैं और इनमें से USB भी एक ऑफ उनमें से एक है, जिसकी मदद से आप इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके आप अपने उस इक्विपमेंट, उस हार्डवेयर की या उस मशीन की जो है रिमोट मॉनिटरिंग को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन सब में जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि ये डिफरेंट टाइप के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या क्या प्रोविजन होनी चाहिए उसमें और क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स आप कर सकते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले RS-232 की बात करूंगा जो सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहलाता है। The terms RS-232 stands for the recommended settings of 232 and is type of the serial communication used for the transmission of the data, normally the medium distance। जब मीडियम डिस्टेंस में हम इसके डेटा को ट्रांसमिशन करना हो तो हम इसको 232 प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये उस स्पेसिफिक हार्डवेयर का जो डेटा है उस डेटा को इस पोर्ट के ज़रिए हम किसी दूसरे सिस्टम पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। अच्छा, तो जब हम अच्छा इसमें पहले तो ये बुनियादी शर्त होनी चाहिए कि आपका वो जो इक्विपमेंट है, जो आपका वो इक्विपमेंट है, जो आपका वो हार्डवेयर है जिसकी आप रिमोट मॉनिटरिंग या रिमोटली कंट्रोल या दोनों करना चाहते हैं, उसमें RS-232 की पोर्ट होना ज़रूरी है। अब RS-232 की पोर्ट होती क्या है? अगर वो पोर्ट नहीं होगी तो आप उसमें RS-232 की कम्युनिकेशन नहीं ले सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी हार्डवेयर है, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी मशीन्स हैं आपकी, उनके अंदर वो ऑप्शंस होनी चाहिए। जो मैन्युफैक्चरर है, जो OEM है, वो उसके अंदर वो फीचर रखे। वो आपको उसके ब्रोशर में मिल जाएगा। आप कोई भी ऐसा कंट्रोलर हार्डवेयर, PLC मशीन, जनरेटर, UPS, आपका HVAC, आपका कोई भी ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन रिलेज, कोई भी ऐसी चीज़, उसमें अगर आप कम्युनिकेशंस के हवाले से चीज़ें देखना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी कम्युनिकेशंस की पोर्ट्स अवेलेबल हैं, तो आप उसके ब्रोशर में जाकर, उसके कम्युनिकेशन सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल है। नॉर्मली तौर पर आजकल जितनी भी जो एडवांस लेवल का जो इक्विपमेंट बन रहा है उसके अंदर RS-232, RS-485, RJ45 और USB की पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं। अच्छा, ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं बज़ाहिर तो ये मोस्टली शायद आप लोगों ने देखी हो, ये इसको 9 पिन वाला कनेक्टर भी कहते हैं, D टाइप कनेक्टर भी कहते हैं, 9 पिन D टाइप कनेक्टर भी कहते हैं। एक्चुअल में इसको RS-232 कहते हैं। इसमें दो तरह की जो कनेक्टर होते हैं, मेल और फीमेल। तो ये हमारा RS-232 का कनेक्टर होता है। जो पुराने लैपटॉप आते थे तो उसके अंदर भी ये पोर्ट अवेलेबल होती थी RS-232 की, और जितने आज डिफरेंट इक्विपमेंट हैं उसमें भी ये पोर्ट्स अवेलेबल होती है फॉर द पर्पस ऑफ रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाया RS-232। अच्छा, इसकी अगर आप पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको ये 9 जो पिन्स नज़र आती हैं, 1 to 9 पिन नज़र आती हैं। आप इसका डेटा अलग से सर्च भी कर सकते हैं, आपको ओपनली ये मिल भी जाता है डेटा। कोई इसमें कोई छुपी हुई, कोई हाइड होने वाली चीज़ें नहीं हैं।
इसमें आपने देखना होता है कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर 9 पिन पे बेसिकली होता क्या है। बेसिकली आपका रिसीविंग डेटा और ट्रांसमिशन डेटा होता है, और आपका जो 5 नंबर सिग्नल ग्राउंड है। यानी इसमें अगर आप देखें तो इसकी कुछ पिन होती हैं जो आपके इस्तेमाल की होती हैं, कुछ आपके इस्तेमाल की नहीं होती। तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी पिन आपके इस्तेमाल में है। सम टाइम आपको कुछ मैनुपुलेटिंग करनी पड़ती है, कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, कुछ क्रॉस करेक्शन का आपको करने पड़ते हैं। 2 नंबर पे आप देखेंगे कि रिसीव डेटा है, और 3 नंबर पे ट्रांसमिटिंग डेटा। यानी ये बेसिकली कम्युनिकेशन हो रही है, डेटा लेना और देना दोनों काम करवा रहा है आपका उस इक्विपमेंट का और उस सिस्टम का जहाँ पर डेटा ट्रांसमिट होना है। वो आपका कोई वेब सर्वर हो सकता है, कोई वेब बेस्ड सर्वर हो सकता है, वो आपका कोई आईपी बेस्ड कोई आपका कोई सिस्टम हो सकता है। यानी वो दुनिया में किसी जगह पर भी वो डेटा ट्रांसमिट करने वाला एक स्पेसिफिक एक फोरम होगा जहाँ पर वो डेटा जाएगा, वो आप ऑनलाइन, जिससे जिससे आप ऑनलाइन उसको एक्सेस करते हैं। तो इसमें एक रिसीविंग है और ट्रांसमिशन है, आपका डेटा रिसीव हो रहा है और एक ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली यही प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है RS-232 के ज़रिए। और आगे ये किसी GSM मॉडेम के साथ कनेक्ट होगा, यानी GSM मॉडेम में सिम कार्ड इस्तेमाल होगा, और सिम कार्ड से वो डेटा आगे वो ट्रांसमिट होगा, उससे एक्सेस होगी, एक्सेस हो सकती है, वो आईपी के थ्रू भी हो सकती है, वो किसी और पर और जो एक्सेस किसी और के थ्रू भी हो सकती है, चाहे वो PSTN आपका मॉडेम हो, चाहे वो आपका GSM मॉडेम हो। तो ये डेटा उस मॉडेम में भी ये पोर्ट होगी और आपके सिस्टम में भी ये पोर्ट होगी। तो ये पोर्ट से वो डेटा उठा के वहाँ पर आपका ट्रांसमिट करेगा। फिर इसकी सेटिंग्स होती हैं, हर कंट्रोलर के अंदर इसकी एक स्पेसिफिक सेटिंग्स होती हैं, वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि वो सेटिंग्स कौन सी होती हैं और वो आपने किस तरह की सेटिंग्स करनी होती हैं। आप ये इसको DB9 पिन आउट अगर आप देखें तो ये आपका मज़ीद इसमें मैं चीज़ें एलेबोरेट की, वही मैंने आपको पीछे बताई हैं। तो ये RS-232 की पोर्ट है जो इस्तेमाल होती है। अच्छा, RS-232 में एक और पोर्ट भी इस्तेमाल होती है जो कि जो भी RS-232 कनेक्ट होता है, लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती नहीं है ये वाली पोर्ट। इसको अगर आप देखें तो ये 25 पिन वाला डी शेल कनेक्टर भी कहते हैं इसको। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ये पुराने सिस्टम में इस्तेमाल होता था। तो अगर आप देखें तो इसमें भी अगर आप 2 3 के ऊपर देखें तो यही 3 पॉइंट बेसिकली हमने उठाने होते हैं, जो जो ट्रांसमिट डेटा है और रिसीव डेटा है, और अदर 7 नंबर पर सिग्नल ग्राउंड है। यानी अगर मैं पिछली स्लाइड पर जाऊँ तो ये 3 नंबर जो 3 वैल्यूज थी, वो अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊं तो ये वही 3 वैल्यूज हमने हमारी मेन कौन बेसिकली पर्पस इन 3 वैल्यूज के ऊपर होता है। रिसीव डेटा उठाना है, ट्रांसमिट डेटा होता है और सिग्नल ग्राउंड होता है। यहाँ पर भी आपको यही 3 चीज़ें ही नज़र आ रही हैं। तो ये पिन की सेटिंग्स और पिन की कॉन्फ़िगरेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ आपने किस पिन के ऊपर देनी है। तो ये RS-232 की कॉन्फ़िगरेशन थी। ये डिफरेंट तरह के जो कनेक्टर होते हैं अगर आप पढ़ें तो ये आपको मोस्टली जो इस्तेमाल होता है वो 9 पिन वाला कनेक्टर ही इस्तेमाल होता है। मेल और फीमेल दोनों ऑप्शन होती हैं, किसी इक्विपमेंट में मेल होता है, फीमेल होता है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्टर के थ्रू। ये आपकी लीनियर बेसिकली उसकी जो इलेक्ट्रॉनिकली जो उसके सर्किट के अंदर जो सेटिंग होती है, जो अनबैलेंस लाइन ड्राइव होता है, जो ई सिग्नल जो सिग्नल अपेयर होता है इंटरफेस द कनेक्टर द वोल्ट विद द। ठीक है, जो वोल्टेज बेस्ड सिग्नल होते हैं ये मिली वोल्टेज के सिग्नल्स होते हैं जो ट्रांसमिट और रिसीविंग हो रहे होते हैं, वो डेटा को कन्वर्टर करके उस स्पेसिफिक मशीन को दे रहे होते हैं। अच्छा, इसमें अब हाउ फास्ट कैन RS-232 बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द 20 किलोबाइट्स पर सेकंड। हाउएवर द मॉडर्न इक्विपमेंट कैन ऑपरेट द फास्टर देन द, जिसमें आप इसका 1,15,200 तक बार रेट भी इसका अचीव कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। ये जैसे जैसे आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में मजीद जो एडवांसमेंट आती जा रही है, आप इसकी सेटिंग्स को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो जो डेटा की स्पीड है वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि बार रेट वगैरह और वो सेटिंग किस तरीके से चेंज करते हैं। अच्छा, उसके बाद RS-485 कम्युनिकेशन है। RS-485 आल्सो नोन एज द TIA 485 or EIA 485 is the standard defining the electrical characteristics of drivers and receiver for the use of serial communication system. Electrical signaling is balanced and the multiple system are supported. अच्छा, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये सिस्टम है RS-485। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि इस पर आप मल्टीपल इक्विपमेंट को
जहाँ पर आपने मल्टीपल इक्विपमेंट को मॉनिटर करना है, एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा सिस्टम को आपने एक ही सिस्टम के ऊपर आपने उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप RS485 का जो प्रोटोकॉल है वो इस्तेमाल करते हैं। ये पैरेलल कनेक्शन बनेंगे बेसिकली तमाम इक्विपमेंट के, 10 20 25 50 जितना भी आपका इक्विपमेंट है। फॉर एग्जांपल आपके ट्रांसफार्मर्स हैं, आपके HVAC सिस्टम है, आपका चिलर्स हैं, आपका प्रोटेक्शन रिलेज हैं, आपके कंट्रोलर्स हैं, आपके PLCs हैं, आपके ACs हैं, कोई भी चीज़ें हैं, आपके इक्विपमेंट है, आपका हार्डवेयर है, आप उन सब को एक ही सिस्टम के थ्रू पैरेलल बस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तमाम के अंदर वो पोर्ट होना चाहिए RS485 की, जिसको आपने यूज़ करना है, और वो पैरेलल कनेक्शन बनता जाएगा और वो तमाम कनेक्ट हो जाएंगे उस बस के अंदर, वो तमाम इक्विपमेंट आ जाएगा और सबकी ID बन जाती है 1 2 3 4 अप टू जितनी भी आपकी होंगी वो आपके IDs बन जाएंगी। उस ID से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। RS485 is the AIA standard, the interface of the which is a very common in the data acquisition. The word RS485 the provide the balanced transmission line which is also shared the multiple drop mode, the allowed the high data rates communication, the long distance and the real world environment. तो ये सबसे ज़्यादा चलने वाला बेहतरीन सिस्टम होता है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आपने इन हाउस इस्तेमाल करना है तो इसकी डिस्टेंस आप 12,000 मीटर तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आगे इस सिस्टम को IP एड्रेस के थ्रू जाएं तो आप इसको दुनिया में कहीं से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको IP जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आप उससे एक स्पेसिफिक IP एड्रेस होगा, यानी ये तमाम जो कंपोनेंट हैं ये कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू RS485 एक डिवाइस के साथ, और उस डिवाइस का एक IP एड्रेस होगा। आप उस IP एड्रेस उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हो कहीं भी। तो ये एक ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये RS485 की पोर्ट होती है बेसिकली। ये कन्वर्टर मैंने यहाँ पे दिखाया गया कि समटाइम आपको RS485 टू RS232 कन्वर्जन भी करनी पड़ सकती है। तो आप अपने PC में, सिस्टम पे आपके नॉर्मल तौर पर आपकी PC में जो है आपकी RS485 पोर्ट नहीं होती। आपके अपने कंप्यूटर में अगर RS485 पोर्ट चाहिए तो वो आपको स्पेसिफिक कार्ड लगाना पड़ता है, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। मगर अगर आपके सिस्टम में RS232 की पोर्ट है, यानी आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में या आपके जो पर्सनल कंप्यूटर में अगर RS232 की पोर्ट है तो आप एक RS485 टू RS232 कन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे जो आपके जितने भी इक्विपमेंट हैं वो पैरेलल कनेक्शन बनते हुए RS485 में आ जाएंगे। आगे आप अपने कंप्यूटर में इसको इस्तेमाल करेंगे और वो मल्टीपल सिस्टम को आप एक्सेस कर सकते हैं, और वो जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होगा वो आपके PC में इंस्टॉल होगा। तो ये कन्वर्टर्स मोस्टली तौर पर इस्तेमाल होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन ऑफ RS485 टू RS232। जैसे ये एक हार्डवेयर है, एक कंट्रोलर है, इसकी बैक एंड पर अगर आप देखें तो वो आपको RS485 की आउटपुट दे रहा है। ये 3 पिन का कनेक्टर होता है, AB और SCR का मतलब होता है स्क्रीन। यहाँ पर आप स्क्रीन केबल लगाते हैं। बेसिकली RS485 की जो केबल होती है वो आपने हमेशा जो शील्डेड केबल इस्तेमाल करते हैं, यानी शील्डेड केबल वो होती है, इसके ऊपर एक शील्ड चढ़ी होती है, ठीक है, और वो शील्डेड केबल आप इस्तेमाल करते हैं। तो शील्डेड जो स्क्रीन वाला ऑप्शन है ये शील्ड को कनेक्ट करने के लिए होता है। बाकी A और B 2 पॉइंट होते हैं, और ऐसे ही ये सिस्टम पे अंदर आपको पोर्ट मिलती है। ऐसे ही RS232 की पोर्ट है ये आप देख रहे हैं, ऐसे ही आपको RS485 की पोर्ट भी मिलती है। आपका कोई भी प्रोटेक्शन रिले, सिस्टम, इक्विपमेंट, हार्डवेयर कुछ भी हो सकता है। ये आपका जो लाइन ड्राइवर्स हैं, जो उसके अंदर इंटरनली इलेक्ट्रॉनिकल जो सर्किट है जो आपका जो ट्रांसमिट करता है सिस्टम को, उसकी पल्सेस के हवाले से ये वो सिग्नल की ट्रांसमिशन है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये जो मैंने अभी आपको बताया कि ग्राउंड और A और B यानी प्लस और नेगेटिव होता है। सिग्नल ट्रांसमिट एक जो पीछे आपको 3 पॉइंट बताए थे A, B और C। A से एक साइड से सिग्नल रिसीव हो रहा है और A से सिग्नल रिसीव होता है और B से आपका ट्रांसमिट होता है। तो सिग्नल रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग चल रही होती है आपकी। RS422 भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर RS485 भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी RS422 आल्सो नोन एज द TIA 422 बेसिकली ये इसी की एडवांसमेंट है जो RS485 है। तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो हम RS485 भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर RS232 की कंपैरिजन किया जाए 485 के साथ तो द आर्किटेक्चरल डिफरेंस बिटवीन 232 एंड 485 दैट इज द 232 इज द बाई डायरेक्शनल पॉइंट टू पॉइंट लिंक
whereas the RS485 is a single चैनल बस, यानी इस पर मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो R4 एक ही बस के ऊपर, जबकि RS232 में आप सिंगल कंपोनेंट या सिंगल मशीन या सिंगल हार्डवेयर को इस्तेमाल कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली ईच 232 सिग्नल यूज अ सिग्नल वायर विद द symmetric voltage above the common ground wires to use of the two wires for the carry of the signal differently। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मैंने आपको पहले भी बताया कि RS485 ज़्यादा आपको बेहतरीन उस पर आपको ऑप्शन मिलती हैं, मल्टीपल इक्विपमेंट को कंट्रोल करने की ऑप्शन मिलती हैं। द बिग डिफरेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर इज दैट ओनली वन डिवाइस on the 485 bus can transmit at a time, while there are not the similar limitation RS232 because it's the peer to peer link। ठीक है, तो ये वही बात मजीद एक्सप्लेन हो गई इस बारे में। इसमें कुछ आपका कंपैरिजन है, अगर आप इसको देखें तो आपको इसकी जो स्पीड वगैरह है, इसकी रेजिस्टेंस है, रिएक्टिव इनपुट है, रिसीवर इनपुट सेंसिटिविटी है, आपको यहाँ पर नज़र आती हैं जो डिफरेंट आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इस तरह की कोई जो कम्युनिकेशन इंजीनियर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल में, या जो रिमोटली मॉनिटरिंग या स्काडा इंजीनियर होते हैं, ठीक है, स्काडा के बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको। जो इंजीनियर होते हैं उनके लिए कंपैरिजन करना ये बड़ा आसान हो जाता है कि कौन से कितने फीट तक की मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम केबल लेंथ उसमें 50 फीट है, उसमें आप 4000 फीट तक जा सकते हो। तो स्पीड और वगैरह के कंपैरिजन से आपको बहुत अच्छा उसमें आगे आप देखें तो अच्छा ये USB कम्युनिकेशन है, ये रीड करने के लिए होता है, रीड और राइट करने के लिए होता है। ये डिफरेंट आजकल इक्विपमेंट में इस्तेमाल होती है। आप इससे एक कंट्रोलर को अपने सॉफ्टवेयर के साथ रीड राइट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन भी आप अपनी मशीन के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो USB टू अपने सिस्टम के साथ आप उसको रीड और राइट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद RJ45 आता है जिसको हम रजिस्टर्ड जैक कहते हैं। RJ45 जो नॉर्मल तौर पर आप देखेंगे तो ईथरनेट की जो पोर्ट होती है, जैसे हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं जो आर्डुइनो वाली मल्टीपल कलर होते हैं, ईथरनेट, जिसको ईथरनेट पोर्ट भी कहते हैं, तो ये ईथरनेट पोर्ट ही होती है। तो इसमें ये है कि जब RJ45 पे जाना हो तो फिर हम उसके लिए उसके अंदर ये जैक होना ज़रूरी है। इसमें भी डेटा ट्रांसमिट और रिसीविंग होता है, और ये आप इंटरनेट एक स्पेसिफिक IP प्रोटोकॉल से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो जो चीज़ें आपकी IP के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, लोगन ID पासवर्ड होता है, आप IP डालते हैं, IP से आपके पास वो जो आपका सिस्टम है वो ओपन हो जाता है, वो प्लेटफॉर्म आपके पास ओपन हो जाता है, वहाँ पर आप आपका लोगन ID डालकर आप उस स्पेसिफिक कंट्रोलर को, स्पेसिफिक हार्डवेयर को, उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सेस कर सकते हो थ्रू RJ45। अच्छा, RJ45 के बाद एक और इम्पोर्टेंट जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है CAN, दैट इज द कंट्रोल एरिया नेटवर्क, दैट इज द मोस्ट एडवांस कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये CAN जो है, इससे भी आप कम्युनिकेशन करते हैं। ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन भी कर रहा होता है, इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट भी कम्युनिकेशन करता है, और आपका रिमोट मॉनिटरिंग और रिमोट कंट्रोल के लिए भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक फास्ट मेथड भी है जो इसको कंट्रोल एरिया नेटवर्क कहते हैं। अच्छा, अब ये तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है कि आप किसी एक हार्डवेयर को किस केबल से, किस प्रोटोकॉल से, किन हार्डवेयर, किन यानी फिजिकली कौन सी तारें लगाएंगे, क्या लगाएंगे वहां पर, जिससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब उस कंट्रोल करने के बाद वो सारी चीज़ें जाएंगी कहाँ, वो किधर जाएंगी? वही नहीं, वो कंट्रोल तो आपने कर ली, RS485 लगा दी या 232 लगा दी या CAN का आपने कनेक्शन कर दिया, केबल लगा दिया, वो आगे कहाँ जाते हैं? तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि आगे एक सिस्टम होता है जो PLC भी हो सकता है, और कोई और आपका एक ऐसा हार्डवेयर सिस्टम हो सकता है थर्ड पार्टी का, जहां पर वो डेटा आएगा, इकट्ठा होता है। ठीक है, आपका BMS सिस्टम हो सकता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एक इंडस्ट्री है, उस पर कंट्रोल रूम बना होता है। उस कंट्रोल रूम में वो सारी आपकी डिफरेंट LCDs लगी होती हैं, और तमाम जो डेटा है, जितना भी आपका इक्विपमेंट है, ट्रांसफार्मर्स हैं, बस आपका जो प्रोटेक्शन रिलेज हैं, आपके चिलर्स हैं, आपका जनरेटर्स हैं,
आपका कोई भी दूसरा जितना भी इक्विपमेंट है, आपका जो प्रोसेस इंडस्ट्री का जो इक्विपमेंट है, आपके जो दूसरी जो मशीन्स चल रही हैं वो इक्विपमेंट है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ें, वो सब की सब कनेक्ट होती हैं एक कम्युनिकेशन के थ्रू, जो RS-485 हो सकती है, और वो सारा डेटा इकट्ठा आकर एक BMS सिस्टम पर आता है। ठीक है। और BMS सिस्टम एक कम्प्लीटली एक PLC बेस्ड सिस्टम होता है, और तमाम इनपुट वहाँ पर आती हैं, और वहाँ से आगे वो आपको डिस्प्ले कर रहा होता है, डिस्प्ले दिखा रहा होता है कि भाई फ़लाँ मशीन में ये पैरामीटर चल रहे हैं, फ़लाँ मशीन में ये पैरामीटर चल रहे हैं। तो वो एक सिस्टम को BMS सिस्टम कहते हैं, जो सारा डेटा इकट्ठा करके कंपाइल करके आपको स्क्रीनों पे दिखा रहा होता है, तो वो BMS सिस्टम होता है। जैसे ये अगर आप देखें तो इस पिक्चर में आपको मज़ीद इजी हो जाएगा कि आपके देखें क्या क्या चीज़ें कनेक्ट हैं। आपके चिल्लर, कंप्रेसर, जनरेटर, स्विच गियर, ट्रांसफार्मर्स, आपकी लाइटिंग, आपका AC, आपके प्रोटेक्शन रिलेज, आपके ब्रेकर्स, सब कुछ कनेक्ट है। और आप उसको व्यू करते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ऑनलाइन भी कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से आप उन तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज आर द एक्चुअली रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम ओवरव्यू। जब पावर मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है ऐसे ही, जैसे BMS सिस्टम, ऐसे पावर मैनेजमेंट सिस्टम होता है। पावर मैनेजमेंट सिस्टम, द पावर मैनेजमेंट सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर द solution that used to the manage the control and the power generation and distribution the large scale power plants or the power system. The primary function of the PMS is to optimize the operation of the power plant by controlling the various components of the system, such as generators, transformers, and circuit breakers, to ensure that the power supply remains stable and reliable. तो ये भी एक BMS सिस्टम की तरह मिलता जुलता ही चीज़ होती है, लेकिन ये स्पेसिफिकली पावर से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको हम पावर मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो हमारा तमाम जो इक्विपमेंट हैं वो RS-485 के थ्रू या RS-232 के थ्रू इस सिस्टम पर अपना डेटा यहाँ पर लैंड करते हैं, और यहाँ से ये डेटा हमें वो डिस्प्ले होता है। हम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो जितना भी हमारा हार्डवेयर इस्तेमाल होता है, उस हार्डवेयर को हम इस्तेमाल करते हुए आगे जाएंगे। सामने अगर देखें तो ये पावर मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि आप देख रहे हैं कि पावर मैनेजमेंट सिस्टम आपका किस तरह का होता है। ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं अपनी जो मोड बस के थ्रू, जो ऑपरेटर के थ्रू, वो सारी चीज़ें आपकी चल सकती हैं। आप इसमें AC का लोड है, AC की तरह चल रहा है, आपकी ट्रिपिंग हो रही है, आपका जो दूसरी चीज़ें चल रही हैं, आपके जनरेटर्स हैं, आपके ट्रांसफार्मर्स हैं, आपकी बैटरी बैंक है, वो सारी चीज़ें आप इसकी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। स्काडा, जो स्काडा क्या होता है, स्काडा एक सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम होता है। ये आपके सामने एक टच स्क्रीन होता है, एक ऐसी स्क्रीन होती है जिस पे आप सारी ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं, आप चेक कर रहे होते हैं कौन सी चीज़ लाइव है, कौन सी आपकी डेड है, किस पे अलार्म आया हुआ है, किस पे अलार्म नहीं आया हुआ है। एक कंप्लीट ओवरव्यू होता है। आपके तमाम सेंसर्स इनऑपरेटिव हैं, इनएक्टिव है कि नहीं, आपके पंप्स, आपके मोटर्स, आपकी दूसरी चीज़ें, सारी चीज़ों का एक कंपाइल्ड सिस्टम आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होता है, वो स्काडा कहलाता है। जैसे अगर आप इस स्क्रीन पे देखेंगे तो ये आपके सामने एक स्काडा का एक ओवरव्यू है। जो रेड लाइन नज़र आ रही है बेसिकली ये लाइव है, यहाँ पर वोल्टेज हैं, ये बस बार हैं, ये लाइव हुई हैं। जो रेड है से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये आपकी लाइव ऑपरेशनल है। और साथ साथ आप अगर आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर पैरामीटर चल रहे होते हैं। इन पैरामीटर्स आपको पता है कौन सी मशीन पे क्या पैरामीटर चल रहे हैं। अगर ज़रा मज़ीद करूँ तो आप ये देखें, ये भी एक स्काडा की स्क्रीन है और आपको ये लाइव पैरामीटर चल रहे हैं। जैसे जी ये Gen 2 आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके वोल्टेज आपका है, और आपको किलोवाट आपका रहे, KVR आ रहे हैं। ये आपके स्टॉप हैं, ये ऑटो मोड पर हैं बट स्टॉप है, इसका कलर ब्लू हुआ है। ऐसे ही आपकी ये मेन सप्लाई है, ये रेड है। आप देखेंगे जो वो रेड है, जहाँ पर जो वोल्टेज सप्लाई आ रही है वो रेड हुआ है। तो ये स्काडा आपको एक एक्यूरेट, आपको लाइव रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, जो एक्चुअली व्हाट हैपन्स इन योर प्लांट। तो ये आपको एक्चुअल पिक्चर प्ले कर रहा होता है। अब अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो ये डिफरेंट आपको पोर्ट्स मिलती हैं। ये डिफरेंट हार्डवेयर उसकी बैक साइड पे पोर्ट्स होती हैं। RS-232 की पोर्ट आपको नज़र आएगी, RJ-45 की नज़र आएगी, RS-45 की नज़र आएगी। तो ये पहले जाना ज़रूरी है कि ये मशीन, ये इक्विपमेंट, ये हार्डवेयर कंपेटिबल है कि नहीं एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के लिए। तो आपने उस हिसाब से उस मशीन को भी देखना ज़रूरी होता है, और जो स्टैंडर्ड है वो क्या, कौन से स्टैंडर्ड कंपाइल करता है। अगर मैं इसकी सेटिंग्स की बात करूँ, देखिए हर सेटिंग्स होती हैं आपकी, जो आपने सेटिंग्स करनी होती हैं उस रेलेवेंट सॉफ्टवेयर में।
यानी जो आपका कंट्रोलर लगा हुआ है आपके किसी जेनसेट के ऊपर, आपके किसी ट्रांसफार्मर के ऊपर, आपके किसी पीएलसी की वगैरह की, आपकी किसी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के ऊपर, उस कंट्रोलर के अंदर उस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके आप उसकी जो आउट लेनी है, यानी RS-485 या RS-232 या RJ-45 की जो आउट लेनी है, उसकी सेटिंग्स आप पहले करते हैं। वहाँ पर सेटिंग्स में मेन चीज़ें क्या हैं आपकी, आपकी उसमें बार्ड रेट होता है जो इंपॉर्टेंट होता है आपका, उसमें स्लेव आईडी, आपने आईडी बनानी होती है। अगर आप यहाँ पे देखें आपके आईडी है, आईडी नंबर बनाएंगे 1 2 3 4 जितनी भी आपकी आईडीज होंगी, आप उसमें बार्ड रेट करेंगे। बार्ड रेट आपका सेम होना चाहिए। अगर आप RS-485 पे जा रहे हैं तो तमाम इक्विपमेंट जितने भी उस बस के साथ कनेक्ट हैं सबका RS-485 का जो बार्ड रेट है वो सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो वो आपको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेगा। इस तरीके से आप ये डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं जो कम्युनिकेशन पोर्शन में मिलेंगी आपको स्पेसिफिक कंट्रोलर की, यानी जिस कंट्रोलर को आप उठाना चाहते हैं थ्रू RS-485 या थ्रू RS-232 या RJ-45। इस तरीके से RJ-45 में भी आप डोमेन नेम लिखेंगे, होस्ट नेम लिखेंगे, वेंडर नेम लिखेंगे, आईपी एड्रेस डालेंगे। यानी ईथरनेट की पोर्ट कंट्रोलर से एक पॉइंट कंट्रोलर में जाएगा, दूसरा पॉइंट उस हार्डवेयर में जाएगा जिसका आपके पास ये आईपी एड्रेस होगा। ये आईपी एड्रेस यहाँ पर डालेंगे तो ये एक्सेस करेगा वहाँ से। तो ये सेटिंग्स आपको उस कंट्रोलर में करनी पड़ती हैं। उसके बाद जहाँ पे डेटा जाएगा वो सेटिंग अलग है। इन दो तरह की सेटिंग्स होंगी। एक सेटिंग उस कंट्रोलर की जिसकी रिमोट मॉनिटरिंग करनी है उसके अंदर होंगी, और कुछ सेटिंग होंगी जहाँ पर रिमोट मॉनिटरिंग हो रही है या रिमोट कंट्रोल आपका हो रहा है वहाँ पर सेटिंग करनी है। दो अलग अलग सेटिंग्स वाले हिस्से होते हैं इसके। तो कहीं पर आपको दूसरे एंड पे, यानी जहाँ पर आपने डेटा को ऑब्जर्व करना है, डेटा को आपने मॉनिटर करना है, उस एरिया में आपको सम टाइम आपको कुछ रजिस्टर्स की जो कोड चाहिए होते हैं आपको, जिनको जेनकॉम्स भी कहते हैं। वो कोड होते हैं जो रजिस्टर्स के, वो डिफरेंट इक्विपमेंट बनाने वाला आपको एक मैनुअल देता है जिसमें वो कोड मेंशन होते हैं। जैसे अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया जाए कि ये डिफरेंट कोड है कि आपके लाइन टू लाइन वोल्टेज के ये कोड होगा, ठीक है, और आपका बिट्स सिग्नल कितने बिट्स का है, 16 का है, 32 का है, 32S है। तो ये आपको ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप वहाँ पर अपने उस थर्ड पार्टी सिस्टम के ऊपर सही तरीके से उस डेटा को लैंडिंग नहीं करवा सकते। तो उस लैंडिंग करवाने के लिए कोड होना आपके पास ज़रूरी है, और ये तमाम जो मैन्युफैक्चरर हैं ये आपको दे देते हैं, क्योंकि ये जो भी हार्डवेयर परचेज करता है ये वो हार्डवेयर उसी का होता है। तो ये एज अ सपोर्ट ये कंपनी फिर उसको प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू डिमांड, ठीक है। आपको ये आप अपने प्रिंसिपल से मांगेंगे तो आपको मिल जाते हैं। तो ये थी एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश की थी जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता चले कि रिमोट मॉनिटरिंग और रिमोट कंट्रोल बेसिकली होता क्या है, उसको किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। फर्दर आपको इस हवाले से कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए रिमोट मॉनिटरिंग और कंट्रोल के हवाले से, किसी स्पेसिफिक इक्विपमेंट या किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि ये आपको फ्यूचर में मज़ीद कुछ ऐसी वीडियोज़ मिल सकती हैं जो आपके रेलेवेंट हों। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।